3.7 बिलियन ईयर्स पहले अर्ली लाइफ खत्म होने वाली थी। वजह थी जबरदस्त इंपैक्ट्स। क्लाइमेट में आने वाले खतरनाक चेंजेस और एटमॉस्फेयर का पूरी तरह से कोलैप्स हो जाना, जिससे हेवन हेल बन गया। लेकिन ये कहानी अर्थ की नहीं, मार्स की है, और ये वायलेंट हिस्ट्री है हमारे सोलर सिस्टम की पहली लाइफ फॉर्म्स की। क्या ये मार्शियंस आज भी एग्जिस्ट करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारे बीच ही रह रहे हों? साइंटिस्ट्स को लगता है कि शायद कभी मार्स पर लाइफ रही हो। आज हमें वहां जो बंजर इलाका दिखता है, शायद काफी पहले वहां ढेर से मार्शियंस रहते हो। अगर मुझे अपनी किसी वैल्यूएबल चीज पर बेट लगाना हो, अगर मुझे अपनी कार को लेकर ये शर्त लगानी हो कि कभी मार्स पर लाइफ थी या फिर लाइफ का कोई एविडेंस था, तो मैं शर्त लगा दूंगा। यूनिवर्स में लाइफ को क्रिएट करने वाली चीजें खूब बिखरी पड़ी हैं, और मार्स पर शायद ये चीजें एक जगह इकट्ठा हो सकती थी। अगर लाइफ के लिए जरूरी चीजों की बात की जाए तो ये होती है पानी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टेबल सरफेस, थिक एटमॉस्फेयर। वेल, मार्स पर ये सब थे। लाइफ शुरू करने के लिए जो चीजें चाहिए, मार्स पर वो सब मौजूद हैं। मार्स पर लाइफ जरूर रही होगी, और हमने इसकी निशानियां ढूंढने के लिए वहां एक रोबोट आर्मी भेजी है। हमारे रोवर्स, लैंडर्स और सैटेलाइट्स को अभी तक वहां लाइफ नहीं मिली है, लेकिन वहां किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज के एविडेंस जरूर मिले हैं। मार्स ऐसी बहुत सारी डेवास्टेटिंग इवेंट्स का विक्टिम रहा है जिन्होंने इस रेड प्लेनेट पर काफी असर डाला है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वहां मार्शियंस की एक के बाद एक जनरेशन पैदा होती रही होंगी, और मार्स की वायलेंट हिस्ट्री के कारण खत्म भी हुई होंगी। ऐसा लगता है कि मार्स पर लाइफ की शुरुआत काफी पहले ही हो गई होगी, यानी जैसे ही उसका क्रस्ट इतना ठंडा हुआ होगा कि वहां लाइफ पनप सके। इस शुरुआती लाइफ का सीक्रेट वो क्रूशियल इंग्रेडिएंट रहा होगा जो शुरुआती अर्थ पर भी मौजूद था। ड्राई और हार्श मार्स पर कभी ओशंस होते थे। लाइफ को शुरू होने के लिए चाहिए कार्बन, एनर्जी सोर्स, नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये तो मार्स पर मौजूद रहे होंगे और ये अर्थ पर भी खूब मिलते हैं, लेकिन इसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट तो है लिक्विड वाटर। जरा सोचिए, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले मार्स कैसा रहा होगा। मोल्टन रॉक के ठंडे हो जाने से एक सॉलिड क्रस्ट बना होगा, और सतह पर पानी जमा होने से शुरुआती ओशंस बने होंगे। रेन क्लाउड्स स्टीमिंग वोल्केनिक लैंडस्केप के ऊपर से गुजरते रहते होंगे, और पानी के शैलो पूल्स में मार्शियंस पैदा होने लगे होंगे। लेकिन ये शुरुआती एलियंस हमारी साई-फाई मूवीज से ज्यादा सिंपल रहे होंगे। हम मार्स के सरफेस पर चलने वाले छोटे छोटे ग्रीन मैन या वुमेन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उनसे भी छोटे, कहीं छोटे और सिंपल जीवों की, सिंगल सेल्ड लाइफ। वो जाने पहचाने से होंगे, वो अर्थ के बैक्टीरिया जैसे दिखते होंगे, छोटे, टाइनी, गोल और रॉड की शेप वाले। अगर बैक्टीरियल मार्शियन लाइफ की ये जनरेशन वाकई मौजूद थी, तो यह हमारे सोलर सिस्टम में पैदा होने वाली पहली लाइफ थी। यह अर्थ पर लाइफ के आने से बहुत पहले पैदा हो चुकी थी। मार्स के छोटे साइज की वजह से इसकी शुरुआत जल्दी हुई होगी। क्योंकि मार्स अर्थ से छोटा है, तो ये अर्थ के मुकाबले कहीं जल्दी ठंडा हो गया होगा। सोलर सिस्टम की लाइफ में काफी शुरुआत में ही मार्स अर्थ जैसा लगता होगा, जबकि अर्थ उस वक्त ऐसी नहीं थी। आइए सन के बनने के 100 मिलियन ईयर्स के बाद की बात करते हैं। शुरुआती अर्थ का सरफेस तब भी पिघला हुआ था, लेकिन मार्शियन लाइफ एक कहीं छोटी और ठंडी दुनिया में पनपने लगी होगी। मगर शुरुआती मार्शियंस को जिंदगी का मजा लेने का ज्यादा मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि स्पेस से उनकी मौत उनकी तरफ रवाना हो चुकी थी। ये कॉस्मिक बॉम्ब इतना बड़ा था कि इसने प्लैनेट की शेप को पूरी तरह अनबैलेंस्ड कर दिया और इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्रश कर दिया।
ज्यादातर प्लैनेट्स गोल होते हैं और आप इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन देखा गया है कि मार्स उतना गोल नहीं है जितना होना चाहिए। इसके सदर्न हेमिस्फीयर का एवरेज एलिवेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नॉर्थ पोल से चलना शुरू करे और साउथ पोल तक पहुंचे तो वो पूरे वक्त चढ़ाई ही चढ़ता रहेगा। तो हम नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के डिफरेंस को कहते हैं क्रस्टल डाइकोटमी ऑन मार्स, और ये इस प्लैनेट की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक रहा है। ये एक ऐसी पहली चीज है जिसे देखकर आप कहेंगे वेल आखिर ये कैसे हो सकता है। सन 2008 में मार्स के सरफेस की मैपिंग कर रहे साइंटिस्ट्स को इस प्लैनेट में मौजूद एक बड़े से गड्ढे की वजह समझ आ गई, जो यहाँ नीले रंग में दिख रहा है। ये बेसिन सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है और ये एक मैसिव इम्पैक्ट का रिजल्ट रहा होगा, जिसे कहा जाता है बोरियालिस इम्पैक्ट। इससे 6500 माइल्स चौड़ा और 5 माइल्स गहरा एक क्रेटर बन गया। ये इतना बड़ा है कि इसमें पूरा अमेरिका समाने के बाद भी जगह बची रहेगी। कुछ वाकई बड़ा हुआ होगा। ऐसा लगता है इस प्लैनेट के ऊपर वाला पूरा आधा हिस्सा ही उड़ गया हो, और ऐसा सिर्फ एक बड़े कोलिजन की वजह से ही हो सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कोलिजन की जो प्लूटो जितनी बड़ी चीज से हुई हो। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे इम्पैक्ट की जिससे 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर भी खत्म हो गए थे। तो ये कोई छोटा मोटा कोलिजन नहीं रहा होगा। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम एस्ट्रॉयड जैसे टुकड़ों से भरा था, जो मार्स और अर्थ के बनने के प्रोसेस के दौरान बच गए थे। ऐसा ही एक एस्ट्रॉयड बहुत बड़ा था और यह सीधा मार्स से कोलाइड करने के लिए बढ़ रहा था। ऐसे में माइक्रोस्कोपिक मार्शियंस के बचने के लिए कुछ ही सेकंड बाकी रहे होंगे। अगर ऐसा इम्पैक्ट आज होने लगे और हम इसे देखने के लिए मौजूद हों, तो हमें सबसे पहले आसमान में एक और मून नजर आएगा, और जब आप इसे दोबारा पलट कर देखेंगे तो आप कहेंगे कि ओह ये तो और बड़ा हो रहा है। नीचे आने के दौरान इसने पूरे आसमान को एक से दूसरे होराइजन तक भर दिया होगा, और सरफेस से कोलाइड करते वक्त भी इसका टॉप स्पेस में ही मौजूद रहा होगा। इस चीज की चौड़ाई 1200 माइल्स रही होगी, और कोलाइड करते वक्त इम्पैक्ट की एनर्जी ने मार्स को हिला कर रख दिया होगा। पूरे प्लेनेट की हालत किसी जेली की तरह हो गई होगी। नीचे आते वक्त ये किसी गन की बुलेट की स्पीड से मार्स की सरफेस से कोलाइड किया होगा। सरफेस से कोलाइड करते वक्त इसकी शॉक वेव आज तक रिकॉर्ड किए गए किसी भी अर्थक्वेक से बड़ी रही होगी। ये इवेंट तो रॉक की सुनामी जैसी रही होगी। इसके आने से सब कुछ तहस नहस हो गया होगा। इम्पैक्ट जबरदस्त रहा होगा। इससे प्लैनेट की करीब आधी सरफेस उड़कर स्पेस में पहुंच गई होगी और बचे खुचे क्रस्ट से लावा की एक उबलती लेक बन गई होगी। इतना जोरदार इम्पैक्ट होने पर करीब करीब पूरा प्लैनेट ही पिघल गया होगा। इसे एक प्लैनेट ब्रेकिंग इवेंट नहीं कह सकते, इसे एक प्लैनेट मेल्टिंग इवेंट कहना चाहिए। इससे प्लैनेट का स्टेरिलाइजेशन हो गया होगा। मार्स की सरफेस पिघल चुकी है। इसका एटमॉस्फेयर उड़कर स्पेस में पहुंच गया है। इसके ओशंस उबलकर खत्म हो गए हैं। अगर मार्स पर हमारे सोलर सिस्टम की लाइफ की पहली जनरेशन मौजूद थी, तो वो अब खत्म हो गई होगी। इम्पैक्ट के असर से उबरने में मार्स के सरफेस को 50 मिलियन ईयर्स लगने वाले थे। लेकिन तबाही के बाद फिर से उभरने के लिए किसी प्लैनेट में क्या खूबियां चाहिए? नए दमदार एविडेंस बताते हैं कि लाइफ के लिए जरूरी कंडीशंस मार्स पर लौटी जरूर होंगी, लेकिन क्या लाइफ ने भी वापसी की होगी? ये इम्पैक्ट तो हिस्ट्री का एक छोटा हिस्सा था। हो सकता था कि लाइफ और प्लैनेट फिर से रिकवर कर ले। $4.5 बिलियन ईयर्स पहले प्लूटो के साइज का एक एस्ट्रॉयड इन्फेंट मार्स की सरफेस से टकराया। इससे प्लैनेट की सरफेस पिघल गई, एटमॉस्फेयर उड़कर स्पेस में पहुंच गया
और ओशंस उबल कर खत्म हो गए। अगर इस प्लेनेट पर लाइफ ने अपने कदम जमाए थे तो वो भी पूरी तरह खत्म हो गई होगी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि ये एक्सटिंक्शन थोड़े टाइम का रहा होगा और शायद लाइफ ने यहाँ फिर से नई शुरुआत की होगी। बोरियालिस इम्पैक्ट के 10 मिलियन ईयर्स बाद मार्स इतना ठंडा हो गया होगा कि इसकी सरफेस फिर से सॉलिड बन जाए। इस प्लेनेट पर लाइफ के लिए जरूरी करीब करीब सारी चीजें रही होंगी, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। मार्स की सरफेस सूखी और बिना पानी वाली थी, तो यहाँ लाइफ की शुरुआत नहीं हो सकती थी। मार्शियंस की दूसरी जनरेशन का पैदा होना मुश्किल था। जहां तक हमें मालूम है, लाइफ के लिए पानी एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। ईयर 2004 नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर मार्स पर लैंड करता है। इसके मिशन का एक हिस्सा ये ढूंढना भी था कि क्या बोरियालिस इम्पैक्ट के बाद मार्स पर फिर से पानी नजर आया था। जल्दी ही अपॉर्चुनिटी को एक फॉसिलाइज्ड सैंड ड्यून की सरफेस पर एक अजीब सी चीज दिखाई पड़ी। ये थे अजीब और गोल मेटेलिक रॉक्स। इन रॉक्स को कहा जाता है ब्लूबेरीज, और ये जेनी रेडेबा जैसे प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फाइंड है, क्योंकि फॉसिलाइज्ड सैंड ड्यून्स अर्थ पर भी मौजूद हैं और यूटा के ड्यून्स में भी बहुत सारी ब्लूबेरीज नजर आती हैं। ये बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि हमने मार्स पर बिल्कुल ऐसी ही चीज देखी है। ब्लूबेरीज आयरन ऑक्साइड के नोड्यूल्स हैं जो जमीन में गहराई पर बनते हैं। ऐसे ही आयरन नोड्यूल्स का मार्स पर बनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोरियालिस इम्पैक्ट की वजह से प्लैनेट के पिघलने के बाद बने होंगे, और ये बनते हैं पानी से। ऐसी छोटी छोटी ब्लूबेरीज के बनने के लिए जरूरी है कि सैंड ड्यून्स में से बहुत सारा पानी बहता हुआ नीचे आए, और तब ये हर सैंड ग्रेन के आसपास मौजूद आयरन ऑक्साइड्स को भी अपने साथ ले आता है। इस छोटी सी बॉल में भी करीब 1 आउंस आयरन तो होगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, और ऐसी किसी ब्लूबेरी में 1 आउंस आयरन तभी समा सकता है जब उसे 1000 गैलन पानी मिले। ब्लूबेरीज सैंडस्टोन में काफी गहराई पर बनते हैं, लेकिन हजारों साल के दौरान विंड इरोजन की वजह से सॉफ्ट रॉक तो घिस जाती हैं, सिर्फ ब्लूबेरीज बची रहती हैं। अगर हम ब्लूबेरीज के इस ढेर के एज तक जाएं, तो हमें वो प्रोसेस नजर आएगा जिसके जरिए ये चट्टान से बाहर निकलती हैं। आप देख सकते हैं इन ब्लूबेरीज के अंदर क्या है, फॉसिल सैंडस्टोन की लेयर्स। हवा इस डायरेक्शन में बह रही है सतह पर नीचे की तरफ, और ये सॉफ्ट सैंडस्टोन्स में से निकलकर बाहर आ रही है। देखिए यहाँ नजर आ रही हैं ये डेंस आयरन नोड्यूल्स, और रॉक से बाहर आने पर ये पहाड़ी के नीचे लुढ़क कर यहाँ लेयर्स के बीच में इकट्ठा हो रही हैं। हम जानते हैं कि मार्स पर भी हमें ऐसी ही कंडीशंस मिली हैं। यहाँ फॉसिल सैंड ड्यून लेयर्स हैं, यहाँ की सरफेस पर ब्लूबेरीज बिखरी पड़ी हैं, तो हम जानते हैं कि जो यहाँ हुआ है वैसा ही मार्स पर भी जरूर हुआ होगा। रॉक की सतह पर बहते पानी ने आयन इकट्ठा किया होगा, और वहाँ तेज हवाएं भी चल रही होंगी जिनसे फॉसिल सैंड ड्यून्स खिसे होंगे। मार्स की सरफेस पर ब्लूबेरीज तभी बन सकती थी जब इस रेड प्लैनेट पर पानी होता, और इस कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट के बाद इसे इसका एटमॉस्फेयर वापस मिल गया होता। सरफेस पर लिक्विड वाटर होने की वजह से लाइफ के लिए जरूरी सभी चीजें एक बार फिर मिली होंगी, ताकि मार्शियंस की एक दूसरी जनरेशन पैदा हो सके। वैली से थोड़ा ऊपर फॉसिलाइज्ड ड्यून्स से थोड़ा आगे एक और जियोलॉजिकल फीचर है जो मार्स पर भी मिलता है, और इससे पता चल सकता है कि बोरियालिस इम्पैक्ट के बाद कितना पानी फिर से रेड प्लैनेट की सरफेस पर लौटा होगा। ये स्पेस बहुत नैरो है, पर है कमाल की। आप देख सकते हैं कि ये वॉल्स कितनी सीधी और वर्टिकल भी हैं। किसी स्लॉट कैनियन को एक्सपीरियंस करने का यही तरीका है। इस तरह की स्लॉट कैनियंस की शुरुआत अर्थ की सरफेस में छोटी क्रैक से होती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट करती हैं, तो रॉक में जबरदस्त प्रेशर डेवलप होता है, और फिर ये 2 हिस्सों में बंट जाती है। ये यहाँ और भी गहरी है। ऊपर वाले हिस्से में तो ये क्रैक और भी नैरो है। एक हिस्से से लेकर दूसरे तक ये वॉल बिल्कुल सीधी है। ये वाकई ब्यूटीफुल है।
टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से सरफेस में छोटे क्रैक्स आ सकते हैं, लेकिन इन क्रैक्स को वाइड डीप कैनियंस में बदलने के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। वहाँ पीछे जो जगह थी वो काफी नैरो थी, पर यहाँ कैनियन के निचले हिस्से में जगह काफी चौड़ी नजर आ रही है। अब यहाँ सिर्फ टेक्टोनिक एक्टिविटी ही इस क्रैक को और चौड़ा करने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती, किसी और चीज की जरूरत पड़ी होगी, और शायद वो है पानी। इस जगह से काफी ज्यादा पानी बहा होगा जो अपने साथ रेत और ग्रेवल को ले आया होगा, और उसी से ये सैंडस्टोन तराशा गया है। ये जो स्वूपिंग पैटर्न्स हैं, जो गड्ढे दिख रहे हैं, इन सब को बहते पानी ने बनाया है। स्लॉट कैनियंस फिलहाल सूखी हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड्स अक्सर इस एरिया को अपना शिकार बनाती रहती हैं। ऐसा होने पर तेज बहाव वाला पानी कैनियन से होकर बहते हुए इन्हें और ज्यादा चौड़ी और गहरी बनाता है, यानी ऐसी स्लॉट कैनियंस जो आज हमें दिखती हैं। साइंटिस्ट ने मार्स पर भी ऐसी ही कैनियंस देखी हैं, जो इस बात के एविडेंस हैं कि 4 बिलियन ईयर्स से भी पहले बोरियालिस इम्पैक्ट के बाद इस प्लेनेट पर खूब पानी मौजूद था। लेकिन ये पानी आया कहां से? शायद ये इस प्लैनेट में ही मौजूद रहा हो। पानी काफी वॉल्यूम में मिलता है। हम जानते हैं कि अर्थ के मैंटल में काफी गहराई पर पानी मौजूद है, तो ये भी हो सकता है कि मार्स पर पानी बेशक गहराई में रहा हो और इस कैटास्ट्रफी के बाद भी ये बाहर आ गया होगा। अर्थ पर भी साइंटिस्ट अर्थक्वेक की साइज्मिक वेव्स का इस्तेमाल जमीन के नीचे गहराई पर मिनरल्स में दबे हुए पानी का पता लगाने के लिए करते रहे हैं। ऐसा ही कोई वाटर सोर्स शायद इम्पैक्ट के बाद वाले मार्स में हंड्रेड्स ऑफ माइल्स की गहराई पर छिपा रहा हो, और वोल्केनोज शायद इस पानी को फिर से सरफेस पर लाए हो। पानी प्लैनेट की सरफेस के नीचे से ऊपर तक जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के जरिए भी पहुंच सकता है। इनमें वोल्केनोज भी शामिल हैं। अर्थ पर वोल्केनोज बहुत सी गैसेस को बाहर निकालते रहते हैं, जिनमें वाटर वेपर भी शामिल है, और हमने मार्स पर भी वोल्केनोज देखे हैं। मार्स पर सोलर सिस्टम के सबसे बड़े वोल्केनोज मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा है ओलंपस मॉन्स, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 टाइम्स ज्यादा ऊंचा है। 4.49 बिलियन ईयर्स पहले वोल्केनोज ने एटमॉस्फेयर में लावा उगलना शुरू किया, और फिर पानी भी। इससे खतरनाक रेन स्टॉर्म्स आए, जिनसे मार्स की सरफेस भर गई। हजारों लाखों साल के दौरान मार्स पानी वाली एक दुनिया बन गया। एक बार फिर यहाँ मार्शियंस की दूसरी जनरेशन के पैदा होने के लिए एकदम सही कंडीशंस बन गईं। आपको लगेगा कि जिस तरह मार्स पर एक मैसिव कोलिजन हुआ, उसके बाद तो लाइफ का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। हो सकता है कि एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट के बाद मार्स पर लाइफ का एक नया साइकिल शुरू हो गया हो। थियरी के मुताबिक 4 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट्स पर लाइफ मौजूद थी। क्योंकि 140 मिलियन माइल्स दूर अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई ही थी, और अर्थ क्योंकि एक स्टेबल प्लैनेट था, इसलिए एक दिन यहाँ हम जैसे इंसान इवॉल्व होने वाले थे। लेकिन मार्स की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से मिले एविडेंस बताते हैं कि वहां एक आइसी एपोकलिप्स का हमला होने वाला था। मार्स की दूसरी जनरेशन के लिए सर्दियां शुरू होने को थी। हजारों साल से इंसान ये सोचकर हैरान होते आए हैं कि क्या मार्स पर लाइफ थी, लेकिन 1960s से रेड प्लैनेट की हमारी समझ बढ़ी है, क्योंकि प्रोब्स और लैंडर्स की एक रोबोट आर्मी एक बिल्कुल नए ढंग से यहाँ के सरफेस को एक्सप्लोर कर रही है। मार्स हर मामले में एक सुपर प्लैनेट है, और ये रेड प्लैनेट होने या मार्शियंस की वजह से ऐसा नहीं है। असल में मार्स ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पर सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स ही मौजूद हैं। हमने वहाँ कई टूल्स पहुँचाए हैं। इस वक्त वहाँ कार के साइज का न्यूक्लियर पावर्ड लेजर शूटिंग हाईली डेवलप्ड रोबोट मौजूद है। रोबोट्स लाइफ की निशानियां तो ढूंढते ही हैं,
साथ ही ये ऐसे पावरफुल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो साइंटिस्ट्स को बताते हैं कि मार्स कितना हैबिटेबल है और पास्ट में ये कैसा था। इस प्लैनेट के चारों तरफ हमारे कई ऑर्बिटर्स हैं, प्लैनेट पर कई लैंडर्स भी हैं और इनकी वजह से ही हम मार्स को टॉप टू बॉटम कैटेगराइज कर पा रहे हैं। पहले ये कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं थी और सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे प्लैनेट पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इनमें हमारी अर्थ भी शामिल है। रोबोट आर्मी की वजह से साइंटिस्ट सोलर सिस्टम के इन 2 प्लैनेट्स की लाइफ हिस्ट्री की एक टाइमलाइन बना रहे हैं। $4 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर सबसे पहली लाइफ की शुरुआत हुई और छोटे से मार्स पर शायद लाइफ की शुरुआत दूसरी बार हो रही थी। हो सकता है कि अर्थ से पहले ही मार्स पर लाइफ रही हो और ये वाइप्ड आउट हो गई हो और प्लैनेट पर फिर से पानी आने से ये दोबारा शुरू हुई हो। एक प्लेनेटरी कोलिजन की वजह से मार्स के एटमॉस्फेयर और ओशंस के साथ साथ लाइफ भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन बड़े बड़े वोल्केनोज प्लैनेट की गहराई से पानी को फिर से सरफेस पर ले आए। इस वजह से शायद लाइफ की एक दूसरी जनरेशन एग्जिस्टेंस में आई होगी, लेकिन प्लैनेट में आए जबरदस्त चेंज की वजह से इन मार्शियंस की लिमिट्स का पूरा इम्तिहान हुआ होगा। – 2008 नासा का मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर मार्स की सरफेस के नीचे इन्वेस्टिगेट करता है। इसके ग्राउंड पेनिट्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स ने सरफेस के नीचे खुदाई की और ये मार्स के जियोलॉजिकल सीक्रेट्स का पर्दाफाश करना चाहते थे। इक्वेटर को स्कैन करने के दौरान ऑर्बिटर को कुछ ऐसा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। यह था एक बड़ा सा अंडरग्राउंड ग्लेशियर। इसकी चौड़ाई थी 1 मील और यह लॉस एंजलिस से 3 टाइम्स बड़ा था। इतने बड़े स्केल पर बर्फ सिर्फ फ्रिजिड पोल्स पर ही जमनी चाहिए। इसकी एक ही वजह हो सकती थी, मार्स पलट गया हो और इसका इक्वेटर सन से दूर हो गया हो। मार्स की एक्सिस में ये झुकाव धीरे धीरे काफी बढ़ गया और वो भी नॉन सिस्टमैटिक तरीके से। इसमें मूवमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि शायद मार्स अपनी एज पर झुक गया होगा। ज्यादातर प्लैनेट्स वॉबल करते हैं और वक्त वक्त पर वो इतना वॉबल करते हैं कि पलट सकते हैं, जिससे वहां सुपर विंटर्स आ सकती है। अगर यहाँ अर्थ पर कुछ ऐसा हो जाए तो लॉस एंजलिस बन सकता है आर्कटिक। अब अगर मार्स पर ऐसा कुछ हुआ होगा तो ये चेंज कितना बड़ा रहा होगा। हमें रोजाना आसमान में सन देखने की आदत है, इससे गर्मी मिलती है, काफी पानी भी है। लेकिन अगर कोई प्लैनेट झुकने लगेगा तो सन आसमान में उतनी ऊंचाई पर नहीं दिखेगा। फिर शायद आपको 6 महीने तक उगता सन दिखे ही नहीं और पानी भी जमकर सॉलिड बन जाएगा। 3.9 बिलियन ईयर्स पहले मार्स शायद 80 डिग्री तक झुक गया हो। सर्दियों का टेम्परेचर -87 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया हो। जैसे जैसे पोलर आइस शीट बढ़ी होंगी, मार्स पूरी तरह जम गया होगा। तो क्या वहां मार्शियंस अब भी हो सकते हैं? लाइफ की बायोकेमिस्ट्री को ड्राइव करने वाला पानी छोटे बैक्टीरिया के अंदर जमता है, आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और उनके मार्शियंस के सेल वॉल्स को पंचर करने से उनकी मौत हो गई होगी। हर 1,20,000 ईयर्स में मार्स का टिल्ट बदलता रहता है और इसीलिए बार बार मार्शियंस भी कभी बर्फ में जमते हैं तो कभी उससे आजाद हो जाते हैं। अगर मार्स पर लाइफ की कोई दूसरी जनरेशन होगी तो वो बुरी हालत में होगी। लेकिन यहां अर्थ पर हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स के लिए सिचुएशन आसान रही होगी। अर्थ का हिलना डुलना और इसके सीजन्स काफी हद तक स्टेबल रहते हैं और इस सिलसिले में हमारी मदद करता है हमारा ओवरसाइज्ड मून। हमारे प्लैनेट और मून के इंटरेक्शन की वजह से हमारे रोटेशन की एक्सिस बहुत ही स्टेबल रहती है। सीजन्स बिलियंस ऑफ ईयर्स से हर साल हर सेंचुरी में एक के बाद एक आते रहते हैं। हमारी अर्थ हमारे मून के जबरदस्त मास की वजह से
काफी ग्रेविटेशनल पुल का सामना करती है। इससे हमारे प्लेनेट का हिलना डुलना घटने से हमारा क्लाइमेट कंट्रोल में रहता है। मून न होता तो हमारी शुरुआती अर्थ मार्स की तरह ही जोरों से झटके खाती और हमारे एंसेस्टर्स को भी अर्ली मार्शियंस की तरह बर्फ झेलनी पड़ती। मार्स का मून ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके 2 छोटे मून्स हैं जिनका इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो अगर मार्शियंस पहली बार में किसी बड़े इंपैक्ट की वजह से नहीं मरे होंगे, तो दूसरी बार में मार्स के स्टेबल ना होने, पलट जाने और फिर सुपर समर्स और सुपर विंटर्स की वजह से मारे गए होंगे। ये एक बड़ा क्लाइमेट चेंज रहा होगा। मार्स पर मौजूद जिन ब्रूटल कंडीशंस की वजह से वहां की लाइफ एक्सटिंक्ट हुई होगी, उन्हीं के कारण वो अडेप्ट और इवॉल्व भी हुई होगी। हम ये जानते हैं क्योंकि अर्थ पर एक्सट्रीमोफाइल्स कहलाने वाले ऑर्गेनिजम्स सबसे मुश्किल सिचुएशन में भी जिंदा रहने के लिए ढल गए हैं। ये बेहद गर्म पानी वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स से लेकर बेहद ठंडी ग्लेशियल आइस का भी सामना कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, when the going gets tough, life seems to get tougher। शायद मार्शियन सुपर विंटर्स ने लाइफ की तीसरी जनरेशन को पैदा किया होगा। ये बग्स की एक ऐसी सुपर टफ आर्मी होगी जो क्लाइमेट के सबसे हार्शेस्ट चेंजेस को भी झेल जाती है। हमने अर्थ पर देखा है कि लाइफ जिस भी जगह है उसी के हिसाब से ढल जाती है और इस एवोल्यूशन में टाइम लगता है। तो बदलते एनवायरनमेंट के साथ लाइफ भी चेंज हो जाती है। अगर अचानक चेंजेस आते हैं तो लाइफ फॉर्म्स उसके साथ बैलेंस नहीं बना पाती और बहुत से जीव मारे जाते हैं और जिंदा बचने वाले कंटिन्यू करते हैं। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले शायद मार्स की सरफेस पर लाइफ की तीसरी जनरेशन एग्जिस्टेंस में आई होगी। ये अपने गिने चुने प्रेडिसेसर्स से इवॉल्व हुई होगी ताकि मार्स की सुपर विंटर्स को झेल सके। ये अब तक की सबसे टफ मार्शियन लाइफ रही होगी। लेकिन जब सुपर विंटर्स खत्म हुई होंगी तो मार्स पर लाइफ से जुड़े चैलेंज और मुश्किल हो गए होंगे। तब एक्सटिंक्ट लेवल की एक और इवेंट शुरू होने वाली होगी। तब मार्स का एटमॉस्फेयर ही खत्म हो गया होगा। तो क्या इस इवेंट से मार्शियंस का सफाया हो सकता था? जरा 3.8 बिलियन ईयर्स पहले वाले मार्स को इमेजिन कीजिए। तब ये एक वार्म और वेट वर्ल्ड रहा होगा और यहाँ सुपर टफ बैक्टीरियल लाइफ फलती फूलती होगी। लेकिन ये मार्शियंस प्लेनेट के पहले इनहैबिटेंट्स नहीं थे। मार्शियन की पहली जनरेशन तो जबरदस्त बोरियालिस इंपैक्ट की वजह से भाप बनकर उड़ गई होगी। शायद लाइफ की शुरुआत जीरो से फिर हुई होगी, लेकिन इसे प्लेनेट के कई जबरदस्त बदलाव झेलने पड़े होंगे और इनका सामना कर सकते थे सिर्फ सबसे टफ मार्शियंस। लेकिन अभी एक और तबाही आने वाली थी और ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शियंस को भी टेस्ट करने वाली थी। इनसे लाइफ के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट छिनने वाला था, यानी लिक्विड वाटर। ये समझना जरूरी है कि किसी प्लैनेट की सरफेस पर लिक्विड वाटर का होना कितना मुश्किल होता है। हम जानते हैं कि अगर लिक्विड वाटर आसपास हो तो लाइफ बड़े आराम से कटती है, लेकिन साथ ही एयर प्रेशर और टेम्परेचर का बैलेंस भी एकदम सही होना चाहिए। अगर एयर प्रेशर नहीं होगा तो लिक्विड वाटर किसी प्लैनेट की सरफेस से भाप बनकर उड़ जाएगा, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। एक एटमॉस्फेयर की मौजूदगी की वजह से ये एयर प्रेशर जनरेट होता है। ये एटमॉस्फेयर कई मायनों में एक लिड का रोल अदा करता है। ये पानी को स्पेस में जाने से रोकता है, इसलिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है। 3.7 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर गर्म पानी वाले ओशंस और एक थिक एटमॉस्फेयर मौजूद था, लेकिन मार्स पर तीसरी एक्सटिंक्शन लेवल की इवेंट रफ्तार पकड़ रही थी। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे गायब हो रहा था और मार्स के ग्रेट ओशंस स्टीम बनकर उड़ने लगे थे। अब दोनों ही प्लैनेट्स की किस्मत उनके मैग्नेटिक कोर्स की ताकत पर टिकी हुई थी। ये पता चला कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का एग्जिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड पर टिका हो सकता है, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की आंधी से बचाता है, जो हमेशा सन की तरफ से हमारी तरफ चलती रहती है, और हम इसे कहते हैं सोलर विंड।
और अगर हमारे पास इन पार्टिकल्स को आराम से कैच और डिफ्लेक्ट करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो वो सीधे अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते। मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड्स को सीधे हमारी तरफ आने से रोकता है। अगर हम इस प्रोटेक्शन को गंवा दें तो इस प्लैनेट के लिए खतरा बढ़ जाएगा। अर्थ का मैग्नेटिक कोर 3.45 बिलियन ईयर्स तक काफी स्ट्रांग बना रहा और बेहद गर्म पिघला हुआ आयन प्लैनेट के अंदर ही किसी लावा लैंप की तरह बार बार उलटता पलटता रहा। घूमता हुआ आयन बिजली पैदा करता है और उससे पैदा होने वाली एक मैग्नेटिक शील्ड हमारे एटमॉस्फेयर को सोलर विंड से बचाती है। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले मार्स का एक पिघला हुआ कोर और एक मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन किसी वजह से ये शील्ड खत्म हो गई। क्या मार्स का छोटा सा पिघला हुआ कोर इतना ठंडा हो गया कि इनएक्टिव हो गया, या फिर किसी और चीज से मार्शियन लाइफ के इस तीसरे एक्सटिंक्शन की शुरुआत हुई? एक नई और कंट्रोवर्शियल थ्योरी इसके लिए एंशिएंट बोरियालिस इंपैक्ट को जिम्मेदार मानती है। इतने बड़े इम्पैक्ट की वजह से कई तरह के टेम्परेचर्स पर असर पड़ सकता है, अंदर वाले गर्म कोर से लेकर बाहर वाले ठंडे मैंटल तक पर। जिस इम्पैक्ट की वजह से मार्शियन लाइफ की फर्स्ट जनरेशन खत्म हुई, उसी के कारण प्लैनेट ज्यादा गर्म भी हुआ और आउटर मैंटल का टेम्परेचर बढ़ गया। फिर प्लैनेट के अंदर वाले हिस्से की हीट घटने लगी और मेटल्स का घूमना भी धीरे धीरे रुक गया। अगर टेम्परेचर घटने लगता है तो उसके लिए इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को ड्राइव करना भी मुश्किल हो जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान मार्स के मैग्नेटिक फील्ड ने काम करना बंद कर दिया। जैसे ही मार्स का मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहा, इसके लिए अचानक सोलर विंड का खतरा बढ़ गया। सोलर विंड मार्शियन एटमॉस्फेयर को खत्म करके उड़ा सकती थी। $3.7 बिलियन ईयर्स पहले सुपर टफ मार्शियन लाइफ को एक बड़ी आफत का सामना करना पड़ा। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में गुम होता जा रहा था। एयर प्रेशर पूरे प्लेनेट पर ही घट रहा था और मार्स का ज्यादातर पानी पहले ही उबल कर उड़ चुका था। पानी के बिना सर्वाइवल के चांसेस बहुत रिमोट थे। लेकिन मार्शियंस के लिए एक और भी बड़ा खतरा सामने खड़ा था। मैग्नेटिक फील्ड और थिक एटमॉस्फेयर के ना होने से मार्स की सरफेस सन के रेडिएशन की पूरी मार झेल रही थी। ऐसे में सरफेस पर मौजूद किसी माइक्रोब को बहुत मामूली एटमॉस्फेयर से ही काम चलाना पड़ता है। पानी नहीं होता, सन की जबरदस्त अल्ट्रावायलेट लाइट होती है और पार्टिकल्स हर वक्त टकराते रहते हैं। मार्शियंस पर सोलर विंड से रेडिएशन का बॉम्बार्डमेंट होता रहा होगा। इससे उनके डीएनए फट गए होंगे। बिना एटमॉस्फेयर के प्लैनेट का सरफेस स्टेरिलाइज हो जाता है। मार्स के कोर के इनएक्टिव हो जाने के कारण इस प्लैनेट की जियोलॉजी को बर्बाद कर दिया होगा। हो सकता है कि यह मार्स के खत्म होने की शुरुआत ही हो। जब कोई प्लैनेट जियोलॉजिकली दम तोड़ देता है तो ये बायोलॉजिकली भी जिंदा नहीं रह पाता। किसी प्लैनेट के लिविंग सिस्टम्स को बायोलॉजिकल तरीके से गवर्न और ड्राइव करने के लिए भी जियोलॉजिक प्रोसेसेस की जरूरत होती है। अगर कोई प्लैनेट जियोलॉजिकली एक्टिव होता तो उसका अपना एक साइकिल होता है जो उसे लाइफ को सस्टेन करने और एलिमेंट्स प्रोवाइड करने में मदद करता है। जब कोई प्लैनेट जियोलॉजिकल प्रोसेस की अपनी एबिलिटी गंवा देता है तो वो लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले मार्स का मैग्नेटिक कोर इनएक्टिव होने लगा। इस प्लैनेट ने अपने मैग्नेटिक फील्ड, अपने एटमॉस्फेयर और सरफेस पर मौजूद लिक्विड वाटर गंवा दिए, जिससे मार्शियन बैक्टीरिया के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया। लेकिन क्या यह वाकई मार्शियन लाइफ का अंत था? लाइफ बहुत टेनेशियस होती है। इतने जानलेवा बदलावों के बाद भी ये सर्वाइव कर सकती है और ये आज भी वहाँ हो सकती है। ऐसे में मार्शियन लाइफ को जमीन में और गहराई तक जाना था। इस प्रोटेक्टेड सबटेरेनियन एनवायरनमेंट में
शायद इसे लिक्विड वाटर का कोई सोर्स मिल गया होगा। और अगर ऐसा है तो क्या मार्शियंस आज भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे? (1960s) से ही रोबोटिक प्रोब्स और लैंडर्स मार्स की सरफेस पर लाइफ के साइंस ढूंढते रहे हैं। पर क्या ये सही जगह पर खोज करते रहे हैं? अगर मार्शियन लाइफ की चौथी जनरेशन आज भी जिंदा है तो कई साइंटिस्ट्स को लगता है कि उसे जमीन में काफी गहराई पर ढूंढना पड़ेगा। मार्स के सरफेस के नीचे शायद लाइफ के लिए जरूरी सारी कंडीशंस मौजूद हो। वहां शायद लिक्विड वाटर हो और वहां शायद इंटेंस रेडिएशन से भी बचाव हो जो सरफेस पर झेलना पड़ता है। मार्शियन लाइफ को ढूंढने के लिए जमीन के नीचे मौजूद सबसे अच्छी जगहों को लेकर साइंटिस्ट्स की राय एक नहीं है। लेकिन अगर जेनी रैडेबा मार्स पर होती तो वो सबसे नजदीकी सैंड ड्यून तक जाकर वहां खुदाई शुरू कर देती। आप देख सकते हैं कि सरफेस के ठीक नीचे रेत गीली है। ये लाइफ के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट हो सकती है। प्लैनेट्स पर मौजूद ड्यून वाले हिस्से वाकई स्पेशल लोकेशंस होते हैं। ये किसी प्लैनेट के सबसे एक्टिव हिस्सों में से एक होते हैं। बहती हुई हवा रेत को यहाँ पूरे लैंडस्केप में फैला देती है और रेत एक तरह से एनवायरनमेंट को अपने नीचे सेफ रखती है। अर्थ के सबसे सूखे रेगिस्तानों में भी सैंड ड्यून्स और इंटर ड्यून्स के बीच में आपको पानी मिल जाएगा जो जमीन में गहराई पर मौजूद स्प्रिंग्स से ऊपर तक पहुंच जाता है और इसी से लाइफ पैदा होती है और बढ़ती है। और अगर आप इनकी तली में खोदते जाएंगे तो हो सकता है आप वाटर टेबल तक भी पहुंच जाएं। और अगर आप मार्स की वाटर टेबल तक पहुंच जाते हैं तो वहां आपको लाइफ के लिए जरूरी सभी कंडीशंस मिल जाएंगी। मैं ये बात शर्त लगाकर कह सकती हूँ, ड्यून्स के बीच पानी मिलेगा। रेगिस्तान में मार्शियन लाइफ को खोदकर ढूंढ निकालना एक ऑप्शन है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स के आइडियाज एकदम अलग होते हैं और प्लेनेटरी साइंटिस्ट नीना लैंजा को अपनी सर्च के लिए एक रस्सी और एक फ्लैशलाइट लेनी होगी। अगर मुझे मार्स पर लाइफ को ढूंढना हो तो मैं जाऊंगी किसी लावा ट्यूब के पास। लावा ट्यूब्स बनती हैं पुराने वॉल्केनोज से। ये जमीन के नीचे वाले लावा फ्लोज की खाली जगह होती हैं। आज ये डीप टनल्स की शक्ल में नजर आती हैं। ये रेडिएशन से सेफ होती हैं और मार्स के बेरहम क्लाइमेट से भी बचाती हैं। हम मार्स पर किसी लावा ट्यूब में तो कभी नहीं गए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें लिक्विड वाटर हो। ये हमेशा थोड़ा बहुत प्रेशर झेलती रहती हैं। इन पर काफी मटेरियल मौजूद होता है क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, इसलिए इन पर एडिशनल प्रेशर होता है। ये थोड़ी ज्यादा गर्म भी हो सकती हैं क्योंकि मार्स पर अब भी कुछ न कुछ इंटरनल हीट होगी। हालांकि ये अर्थ के मुकाबले ज्यादा तेजी से ठंडा हुआ है, तो इस एनवायरनमेंट में कुछ मॉइस्चर हो सकता है, थोड़ी गर्मी हो सकती है। आप रेडिएशन से बच सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई मार्शियन माइक्रोब यहाँ बहुत खुश रहेगा। मार्स पर लाइफ को ढूंढना इंसान की एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होगी, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। कहीं हम अनजाने में ही एक और एक्सटिंक्शन इवेंट की शुरुआत तो नहीं कर देंगे। इंसान अर्थ पर लाइफ के एक्सटिंक्शंस के लिए काफी हद तक जिम्मेदार रहा है। तो दिलचस्प क्वेश्चन ये है कि कहीं हम मार्स पर भी ऐसी ही किसी आफत की शुरुआत तो नहीं कर देंगे। अगर किसी दिन ह्यूमंस मार्स तक पहुंच गए तो हम वहां एक इन्वेजिव स्पीशीज होंगे, और अगर वहां किसी जगह कोई मार्शियन लाइफ हुई तो शायद हम ही उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मार्स पर जो भी लाइफ मौजूद है उसे प्रिजर्व करना हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉब्लम हमारी वजह से नहीं है, ये है हमारी बॉडीज के अंदर और उसके बाहर रहने वाले बग्स की वजह से। किसी एवरेज इंसान की बॉडी पर 10 से 20 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम मार्स पर जाते हैं तो हम अपने इन छोटे साथियों को भी साथ ले जाएंगे, और इनमें से कोई भी बग मार्शियन लाइफ के लिए एक जानलेवा कंपेटिटर साबित हो सकता है। मार्स रोवर्स को बग फ्री रखना नासा इंजीनियर मुजिगे कूपर का काम है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को क्लीन रखना एक बिल्कुल ही अलग बात है। हम अपने स्पेसक्राफ्ट हार्डवेयर को कम से कम 50 आवर्स तक 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं ताकि मार्स का कंटामिनेशन ना हो। लेकिन स्पेसक्राफ्ट की तरह ह्यूमंस इतना टेम्परेचर नहीं झेल सकते। हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे।
जब तक हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को बग फ्री रखने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते, तब तक मार्शियंस को नुकसान से बचाने के लिए रोबोट्स के जरिए मार्स को एक्सप्लोर करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर हमारे रोबोट्स ने आखिरकार इस लाइफ को ढूंढ लिया और हम अपने इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नेबर्स की वर्किंग पर गहराई से नजर डालेंगे, तब क्या होगा? मार्शियंस आखिर दिखते कैसे होंगे? यहाँ अर्थ पर डीएनए वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें लाइफ की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लेकिन पता नहीं कि क्या दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही होता होगा। मार्स पर ऐसा कोई एविडेंस ढूंढने से हम ये बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि और क्या पॉसिबल है। क्या मार्शियंस हमसे अलग तरह के होंगे? क्या वो अलग मटेरियल्स से बने होंगे? क्या उनकी बायोकेमिस्ट्री अलग होगी? या फिर वो हमसे शॉकिंगली फेमिलियर होंगे? कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि सबसे शुरुआती मार्शियन लाइफ शायद मार्स पर रुकी ही ना हो। ये सोचना ज्यादा अजीब नहीं होगा कि लाइफ मार्स से कहीं और चली गई हो या मार्स से अर्थ पर आती जाती रही हो। क्या मार्शियंस हमारे प्लेनेट पर भी लाइफ की शुरुआत कर सकते थे? हो सकता है मार्शियंस मरे ना हो सकता है कि मैं मार्शियन हूँ, हो सकता है आप मार्शियन हो। हमने मार्स तक एक रोबोट आर्मी भेजी है और इससे जो मिला है वो सरप्राइजिंग है। हो सकता है वहां लाइफ मौजूद रही हो, और वो भी मार्शियंस की अलग अलग जनरेशंस की शक्ल में, जो खतरनाक एक्सटिंक्शन इवेंट्स के बावजूद फिर पैदा हुई हो। मार्स की सरफेस के नीचे लाइफ अब भी मौजूद हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी है जो सचमुच बहुत सरप्राइजिंग है। मार्शियंस सिर्फ मार्स पर ही छिपे हुए नहीं हैं, वो तो यहाँ अर्थ पर भी खूब फल फूल रहे हैं। मैं भी एक मार्शियन हो सकती हूँ, आप भी मार्शियन हो सकते हैं। हम किसी और प्लैनेट से हो सकते हैं। हम लाइफ फॉर्म्स के तौर पर पहले ही ट्रैवल करके 2 प्लैनेट्स पर शायद रह चुके हों, एक स्पीशीज के तौर पर नहीं, पर हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स दूसरे प्लैनेट से आए हों, और ये बात माइंड ब्लोइंग है। हमारे एंसेस्टर्स मार्शियंस हो सकते हैं। ये एक पुरानी थ्योरी पैंस्पर्मिया से जुड़ा एक नया आइडिया हो सकता है। इस थ्योरी के मुताबिक अर्थ पर लाइफ तब शुरू हुई जब एलियन बैक्टीरिया से भरी एक स्पेस रॉक अर्थ पर गिरी, और आज हमें नजर आने वाली हर जिंदा चीज, जिसमें हम भी शामिल हैं, इन्हीं कॉस्मिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुई। पैंस्पर्मिया का आइडिया यूं तो कई सेंचुरी से मौजूद है, लेकिन जब साइंटिस्ट्स को यह पता चला कि अर्थ पर लाइफ पास्ट की तरफ 4 बिलियन ईयर्स पीछे सस्टेन्ड एस्ट्रॉयड अटैक के अंत वाले दौर में लौट सकती है, तो इसे फिर से बढ़ावा मिला और इसे कहा गया लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। आउटर सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, एटसेट्रा। ये इनर सोलर सिस्टम में आती हैं और प्लैनेट से टकराती हैं। पुरानी सोच ये कहती है कि अर्थ से टकराने वाली चीजें वो बचा खुचा मलबा थीं जो सोलर सिस्टम के बनने के बाद बच गया था। लेकिन एक कंट्रोवर्शियल आइडिया ये है कि ये स्पेस रॉड्स असल में मार्स के टुकड़े थे जो बोरियालिस बेसिन इम्पैक्ट के बाद उड़े थे, जब एक बड़ी सी चीज मार्स से टकराई थी। इस चीज की टाइमिंग बोरियालिस बेसिन इम्पैक्ट से अच्छी तरह मेल खाती है। अगर आप कैलकुलेट करें कि स्पेस में कितना मलबा उड़ा होगा और ये इवेंट कब हुई होगी, तो मार्शियन जियोलॉजिक रिकॉर्ड के मुताबिक ये लेट हैवी बम्बार्डमेंट से मेल खाती है। ये हो सकता है कि बोरियालिस बेसिन फॉर्मिंग इम्पैक्ट का मलबा अर्थ पर आकर बरसा हो और इससे लेट हैवी बम्बार्डमेंट हुआ हो, जिससे अर्थ पर मार्स के बैक्टीरियल स्पोर्स की नींव पड़ी हो। ये बस एक अंदाजा है, हम पक्के तौर पर इस बारे में नहीं जानते, लेकिन ऐसी इवेंट का होना फिजिकली पॉसिबल है। तो क्या बोरियालिस इम्पैक्ट की वजह से बहुत छोटे मार्शियंस स्पेस में उड़कर अर्थ तक पहुंचे थे? ये बात अजीब लगती है, लेकिन साइंस के पास एविडेंस है। हम जानते हैं कि सिंपल लाइफ काफी टफ है। ये स्पेस के कोल्ड वैक्यूम में भी सरवाइव कर जाती है, और बोरियालिस इम्पैक्ट की टाइमिंग भी अर्थ पर शुरुआती ऑर्गेनिज्म के पनपने के टाइम से मेल खाती है।
हम ये जानते हैं कि मार्स से निकलने वाले रॉक्स अर्थ तक पहुंच सकते हैं क्योंकि ये आज भी अर्थ पर लैंड करते रहते हैं। बतौर साइंटिस्ट मैंने जो कमाल का काम किया है वो है मार्स के एक पीस को अपने हाथ में पकड़ना। हमारा ऐसा कोई मिशन नहीं गया जो मार्स से सैंपल लेकर लौटा हो, तो हमें एक अलग तरीका अपनाना पड़ा। हमारे पास ऐसे मीटराइट्स हैं जो 100% मार्स के टुकड़े हैं। ये ह्यूज कोलिजन्स के दौरान मार्स से टूटकर अर्थ पर आ गिरे थे। मार्शियंस की 4 अलग अलग जेनरेशंस, इनमें से हर एक को एक अलग तरह की प्लैनेटरी कैटास्ट्रोफी झेलनी पड़ी, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद मार्शियंस आज भी जिंदा हो सकते हैं। शायद ये अर्थ पर भी फल फूल रहे हों। अगर लाइफ वाकई इतनी ब्रेव हो सकती है कि वो खत्म होने के बाद फिर से बार बार वापस आती रहे, तो इससे मैं लाइफ के एवोल्यूशन को लेकर काफी होपफुल हूँ। इससे पता चलता है कि बेशक इंडिविजुअल्स नाजुक हों, लेकिन लाइफ अपने आप में टफ है, वो नाजुक नहीं है। फिलहाल तो हम बस स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, जब तक कि फ्यूचर जेनरेशंस के हाथ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का पहला सैंपल न लग जाए। उससे सब कुछ बदल जाएगा। हमें एक और एग्जाम्पल मिल जाएगा कि लाइफ कैसे शुरू हुई और ये कैसे काम करती है। और अगर ऐसी कोई चीज जिंदा नहीं भी है तो ये कभी तो थी। यूनिवर्स कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।